लास्ट वीडियो में हमने बेसिक क्रोयन थ्योरी, क्रोयन सेल और क्रोयन सेल के कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था। क्रोयन क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम किसी मेटेलिक स्ट्रक्चर पे कोटिंग कर दें या उस पे पेंट कर दें तो उससे क्या होगा कि मेटल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज नहीं होगा। जब मेटल एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज नहीं होगा तो उस पर ऑक्सीडेशन का अमल नहीं होगा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, उसकी एनर्जी लूज़ नहीं होगी, तो क्रोयन प्रोसेस उस पर स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन कोटिंग एप्लीकेशन के दौरान भी कुछ फ्लॉज रह जाते हैं, और अगर हम अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क की बात करें तो ड्यूरिंग लोअरिंग और ड्यूरिंग बैक फिलिंग भी कुछ कोटिंग डैमेजेस होते हैं, जिसकी वजह से मेटल स्ट्रक्चर का जिस हिस्से पे कोटिंग डैमेज होगा वो एनवायरनमेंट के साथ एक्सपोज होगा और उस पे क्रोयन एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा जब किसी भी मेटेलिक स्ट्रक्चर को एज ए और कच धात की सूरत में ज़मीन से निकाला जाता है और उसको कोई स्पेसिफ़िक शेप दी जाती है, तो उसको एक पूरे रिफ़ाइनिंग प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, जिसमें उस पे डिफरेंट अवामिल होते हैं, जिसमें हीट, कटिंग, स्ट्रेस और उसके बाद उसकी एलॉइंग की जाती है, दूसरे एलिमेंट्स को शामिल किया जाता है, क्योंकि कोई भी मेटल एज ए और यूज़ नहीं हो सकता कि जिस हालत में उसे ज़मीन से निकाला जाता है, क्योंकि वो लोअर स्टेट में होता है और उसको हायर एनर्जी स्टेट में चेंज किया जाता है। रिफ़ाइनिंग प्रोसेस के दौरान मेटल एनर्जी कैरी करता है, जो कि पूरे मेटल स्ट्रक्चर पे रेशो के हिसाब से एक जैसी नहीं होती, जिसकी वजह से मेटल स्ट्रक्चर पर लोकल एनोडिक और कैथोडिक एरियाज़ बनते हैं। तो एनोडिक एरियाज़ ऐसे एरियाज़ होंगे जहाँ पे जो एनर्जी है वो हायर स्टेट पे होगी, और कैथोडिक एरियाज़ वो बनेंगे जहाँ पे लोअर एनर्जी एरियाज़ होंगे। जो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाला एलॉय आयरन, जिससे कार्बन स्टील पाइप को बनाया जाता है, उसका रिफाइनिंग और क्रोयन प्रोसेस इस डायग्राम में दिखाया गया है। आयरन ऑक्साइड मेटल की लोअर स्टेट है, यानी कि वो हालत है जिसमें इसे ज़मीन से निकाला जाता है। फिर इसका आगे प्रोसेस दिखाया गया है कि इसको ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे हीटिंग प्रोसेस होता है, उसके बाद बेसिमर जिसमें इसकी मेल्टिंग होती है और मास प्रोडक्शन होती है, पाइप मिल में पाइप रोलिंग और इसको फाइनल शेप में बनाकर तैयार किया जाता है। इस सारे प्रोसेस में मेटल लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में तब्दील हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये सारा जो अमल होता है हीटिंग प्रोसेस और स्ट्रेस वगैरह का इफ़ेक्ट मेटल के पूरे पोर्शन पे एक जैसा नहीं होता, जिसकी वजह से एक ही मेटल के कुछ हिस्से हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं और कुछ लोअर एनर्जी होते हैं। स्ट्रक्चर के जिस पोर्शन पर एनर्जी ज़्यादा होगी वो एनोड बन जाएगा, और जिस पर कम एनर्जी होगी वो कैथोड बन जाएगा। जब ये मेटल दोबारा एनवायरनमेंट से एक्सपोज होगा या इसको दोबारा सॉइल के अंदर बरी किया जाएगा तो क्रोयन एक्टिविटी फिर से स्टार्ट हो जाएगी और ये दोबारा अपनी लोअर स्टेट, यानी जो इसकी लोअर स्टेट आयरन ऑक्साइड थी उसकी तरफ जाना शुरू कर देगा, डिग्रेडेशन की तरफ चला जाएगा। इस चीज़ को लोकल एनोडिक और कैथोडिक एरियाज़ कहा जाता है। इन्हीं को बेसिकली इन्हीं लोकल एनोडिक और कैथोडिक एरियाज़ को ख़त्म करने के लिए सीपी सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो सीपी सिस्टम का बेसिक मकसद यही है कि जो लोकल एनोडिक और कैथोडिक एरियाज़ हैं उनको ख़त्म करके पूरे पाइप को एक सिंगल कैथोड बना दिया जाए। नीचे डायग्राम में इसी कॉन्सेप्ट को दिखाया गया है। अब यहाँ पे आप देखें इस डायग्राम में लेफ़्ट साइड पे मेटल स्ट्रक्चर को विदाउट सीपी सिस्टम दिखाया गया है,
ये वही कंडीशन है जो हमने ऊपर डिस्कस की है कि कुछ एरियाज़ हैं जो हायर एनर्जी होते हैं। अब यहाँ पे जो हायर एनर्जी एरिया है यानी कि जो एनोड है उसका अगर आप देखेंगे पोटेंशियल दिया गया है 0.65 वोल्ट, 0.65 वोल्ट या 650 मिली वोल्ट, जो कि हायर एनर्जी एरिया है। इसके मुकाबले में अगर जो दूसरा यहाँ पे पोटेंशियल देखें वो दिया गया है 0.50 वोल्ट या 500 मिली वोल्ट। दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है जिसकी वजह से करंट हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ फ़्लो करेगा। जो एनोडिक एरिया है वो अब करंट फ़्लो होने की वजह से एनोडिक एरिया डीग्रेड होगा क्योंकि उस पर ऑक्सीडेशन का अमल होगा। ऑक्सीडेशन किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन का निकलना या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। अगर हम सीपी सिस्टम इंस्टॉल कर दें तो पूरे मेटल स्ट्रक्चर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बाकी नहीं रहेगा और क्रोयन करंट फ़्लो नहीं करेगा और मेटल पे डिग्रेडेशन नहीं होगी। ये एक और डायग्राम है जिसमें क्रोयन मिटिगेशन को दिखाया गया है कि सीपी सिस्टम किस तरह से लोकल एनोडिक और कैथोडिक एरियाज़ के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को ख़त्म कर देता है और पूरे स्ट्रक्चर को सिंगल कैथोड बना देता है, यानी कि पूरे स्ट्रक्चर का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इसमें सबसे पहले जो मोस्ट लोअर एनर्जी एरियाज़ हैं यानी कि मोस्ट कैथोडिक एरियाज़ हैं जिसका पोटेंशियल नियर टू एक्टिव एरिया यानी एनोड के बराबर हो जाएगा। इस तरह से सारे कैथोडिक एरियाज़ जो लोअर एनर्जी स्टेट में हैं उनका पोटेंशियल मोस्ट एक्टिव एनोडिक एरियाज़ के बराबर हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब सारे जितने इस पे कैथोडिक एरियाज़ हैं उनका पोटेंशियल सेम हो जाएगा, जैसा कि ये लास्ट उसमें देखें कि -7 वोल्ट यानी कि 700 मिली वोल्ट पूरे एक होल स्ट्रक्चर पूरे स्ट्रक्चर का पोटेंशियल बराबर हो गया। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप कैथोडिक प्रोटेक्शन के ज़रिए क्रोयन मिटिगेशन हो जाती है और हमारा जो होल पाइप है, होल लेंथ है या पूरा जो स्ट्रक्चर है वो सेम पोटेंशियल पे आ जाता है और जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहता और क्रोयन करंट फ़्लो नहीं करती और क्रोयन मिटिगेशन हो जाती है। सीपी सिस्टम में हम स्ट्रक्चर को कैथोड बनाते हैं क्योंकि डिग्रेडेशन और ऑक्सीडेशन का जो अमल है वो एनोड पर होता है। इसके लिए हम एक और डायग्राम है, अब इसमें देखें एक आईसीसीपी सिस्टम इंस्टॉल किया गया है जिसकी डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सीपी सिस्टम की टाइप्स को डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ एक कॉन्सेप्ट के लिए दिखाया गया है कि हम सीपी सिस्टम को इंटेंशनली यानी खुद कैथोड बनाते हैं। उसकी वजह यह है कि जो ऑक्सीडेशन का अमल होता है और डिग्रेडेशन होती है मेटल की वो एनोड पे होती है और इसको एक डीसी सोर्स की मदद से नेगेटिव वायर को कैथोड से जोड़ दिया जाता है और पॉजिटिव वायर को एनोड से जोड़ दिया जाता है। अब डीसी सोर्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने पोलैरिटी सेम रखनी है, यानी कि हमारा जो कैथोड है वो हमेशा कैथोड ही रहना चाहिए। अब डीसी सप्लाई में यही होता है कि आपकी पोलैरिटी सेम रहती है। तो सीपी सिस्टम से हम क्रोयन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं और क्रोयन इफ़ेक्ट एनोड पर होता है जबकि हमारा स्ट्रक्चर कैथोड बनकर क्रोयन से सेव रहता है। लेकिन सीपी सिस्टम को कंटिन्यूस और इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ये भी हम इंशाल्लाह आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सीपी सिस्टम का हमने ऊपर देखा है कि क्रोयन मिटिगेशन स्टेप बाय स्टेप किस तरह से होती है। आज का हमारा जो मेन फोकस था वो यही था कि कैथोडिक प्रोटेक्शन के कॉन्सेप्ट को एक तो समझा जाए और कैथोडिक प्रोटेक्शन क्यों ज़रूरी है। तो इसकी जो टाइप्स हैं और डिटेल्स हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
क्रोयन को कंट्रोल करने के लिए कोटिंग और सीपी सिस्टम के अलावा भी कुछ और तरीके हैं, जिनमें प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर है। इसमें स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हुए इस बात का ख्याल रखा जाए कि स्ट्रक्चर में एजेस कम से कम हो, क्योंकि एजेस पे क्रोयन इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। इसके अलावा मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट है। इससे मुराद है कि ऐसे एनवायरनमेंट को ख़त्म किया जाए जो ज़्यादा क्रोसिव है, जैसा कि एसिडिक एनवायरनमेंट ज़्यादा क्रोसिव होता है और लो रेजिस्टिव एनवायरनमेंट भी हाईली क्रोसिव होता है। इसके अलावा क्रोयन इनहिबिटर्स हैं। हम क्रोयन इनहिबिटर्स को यूज़ करके भी क्रोयन इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। तो क्रोयन इनहिबिटर दोनों किस्म के होते हैं, एनोडिक इनहिबिटर्स भी होते हैं और कैथोडिक भी। जो इनहिबिटर्स एनोडिक रिएक्शन को रोकते हैं उनको एनोडिक इनहिबिटर कहते हैं, और जो कैथोडिक रिएक्शन को रोकते हैं उनको कैथोडिक इनहिबिटर कहा जाता है। इसी तरह से हम कंपोजिशन, मेटल स्ट्रक्चर की कंपोजिशन को चेंज करके भी क्रोयन इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ को कम कर देना। मैनी थैंक्स फॉर योर टाइम एंड वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कैथोडिक प्रोटेक्शन टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।